संपूर्ण भारत नवरात्रि के उत्सव में डूबा हुआ था। मंदिरों में, पंडालों में पूजा आरती हो रही थी। चौक चौराहों पर ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। लोग अपनी पूजा, अपनी आस्था, अपना सुख दुख सब कुछ माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर रहे थे। और तभी अचानक भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर भारत के कुछ बेटे अपने शत्रुओं से घिर चुके थे। एक और देश की गलियों में आरती के सुर उठ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दुबई के इस मैदान में त्रिशूल की धार सा संघर्ष चल रहा था। मानो माँ दुर्गा के इस पर्व पर ही भारत के इन सपूतों की परीक्षा लिखी गई थी। सिर्फ 20 रन के टोटल स्कोर पर भारत अपने 3 विकेट खो चुका था और सोशल मीडिया के कुछ कीटाणु अचानक बाहर निकल आए थे। इंडिया के हम ऐसे गले में लाएंगे, ऐसे गले में लाएंगे कि इंडिया सोचता रहेगा कि ये पाकिस्तान ने हमारे साथ किया क्या है। तेरे में दम है, तेरी 7 पुश्तों में दम है, तो तू अब शाहीन को खेल के दिखा। ढेले अगर मैं आउट करा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सिर्फ शाहीन नहीं, रऊफ भी है। 150 का बच्चे हो, याद रखना, तुम लोग नहीं जीत सकते ये मैच। शत्रुओं की जुबां पर जहर था और उनकी आंखों में जश्न का उत्सव था। शत्रुओं को लग रहा था कि आज भारत को पराजित करके उनका एशिया विजय का ख्वाब पूरा होगा। भाई क्राउड देख ले किस तरह से शोर मचा रहे। भाई अभी विकेट चली गई है। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल एक एक करके पवेलियन लौट चुके थे। भारत की यह त्रिमूर्ति सिर्फ 20 रन पर धराशायी हो चुकी थी। पूरा देश अपनी उंगलियों के नाखूनों को अपने दांतों से कुचल रहा था। संपूर्ण भारत के दिल में घबराहट और आंखों में बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियों में डगआउट के कोने में बैठे टीम इंडिया के कोच ने नवरात्रि के इस पावन उत्सव पर माँ दुर्गा का आह्वान किया और शत्रुओं के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन तिलक। 29 जून 2024 वह तारीख जो भारतीय क्रिकेट की यादों में सदा सर्वदा के लिए सुनहरे अक्षरों से दर्ज रहेगी। वह दिन जब भारत ने T20 विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की। पूरे देश में जश्न का माहौल था। हर गली चौराहे पर दिवाली जैसा जश्न था। लेकिन इसी जश्न की चकाचौंध के बीच एक खबर ने करोड़ों दिलों को तोड़ दिया। This was my last T20 World Cup. This is an amazing game. I was telling Rohit today when we went out to bat, I was like, one day you feel like you can't get a run and then you come out and then things happen. वह शख्स जो क्रीज पर शेर की तरह दहाड़ते हुए दिखाई देता था, वही शेर आज मैदान छोड़ते हुए एक युग का अंत लिख रहा था। लेकिन जहां एक तरफ निराशा थी, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इंडिया वालों देखना, आज पूरी रात तुम लोगों को नींद नहीं आने वाली। पूरी रात मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, संडे को तुम लोगों ने पेनाडोल लाजिम लेकर आना है। लाजिम, ये जो सर दर्द है ना, तुम लोग की तरफ ट्रांसफर करने वाले हैं। हमारे रऊफ के उस जज्बात के साथ, उस जोश, उस जुनून के साथ हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आज वो जुनून, वो जोश 11 खिलाड़ियों में नजर आएगा इस ग्राउंड में। और हम इंडिया से भी जीतेंगे 28 को। और उनके दिमाग में चोट लगेगी जब हम कप उठाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आवाजें जो मैदान की सच्चाई से आंख मूंद कर सपनों की दुनिया में जीना चाहती थी, इन आवाजों का आना अब एक आम सी बात थी। क्योंकि इन आवाजों को बंद करने वाला फौलाद अब T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका था। वह शेर जिसकी सिर्फ एक दहाड़ ही सरहद के पार के शोर को शांत कर देती थी। वह बल्ला जिसकी गूंज सुनकर दुश्मनों की सांसें अटक जाया करती थी। वह शख्स जो अपने बल्ले की बत्ती बनाकर इनके पृष्ठ भाग में डाल दिया करता था। उस शख्स को मैदान पर ना देखकर मैदान में लोटा लेकर बैठने वाले कुछ लोग अपने देश की तरह सोशल मीडिया को भी गंदा कर रहे थे। हमारी बेहतरीन एयरफोर्स है, हमारी बेहतरीन आर्मी है, जो रोकती भी है, ठोकती भी है। और तुम्हें पता भी है कि किस ब्रांड के साथ आप पंगा ले रहे हो, फिर अब रोते हो तुम। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। इंडिया वाले तैयार हो जाओ, पाकिस्तानी तोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे पाकिस्तान। T20 विश्व कप की हार और चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ी मार, इन दोनों जख्मों का दर्द अभी पड़ोसी मुल्क के सीने से उतरा भी नहीं था कि तभी एशिया कप के रूप में एक नई जंग का आगाज हो चुका था। एक तरफ टीम इंडिया के नए स्वरूप का अभिषेक हो रहा था, माथे पर तिलक और होठों पर गूंजता हुआ स्वर शिवम शिवम। पूरा भारत ऐसी नई और प्रतिभाशाली ऊर्जा में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की बकैती थमने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, कई दशकों की हार का दर्द भुलाते हुए और सपनों में अपने जीत की खुशी मनाते हुए आटे और आलू की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तानी इस एशिया कप के लिए लाहौर के साइकिल स्टैंड से दुबई के लिए रवाना होते हैं।
इनकी आंखों में सपना तो बड़ा था, लेकिन अपने भ्रष्टाचार, गरीबी और भूखमरी से परेशान इस मुल्क के खिलाड़ी, जिन्हें अपनी रसोई का चूल्हा जलाना भी भारी पड़ता था, जिनके घर की देहरी पर भूख पहरा देती थी, वे अब विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के इस भारत के खिलाफ दुबई के इस मैदान में इतिहास लिखने चले थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और 14 सितंबर 2025 को इस एशिया कप का भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला मुकाबला प्रारंभ हुआ। मैदान पर गूंज रहे हर शोर के पीछे पूरे देश का आक्रोश धधक रहा था। गांव की गलियों से लेकर शहर की संसद तक यह मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि प्रतिशोध, शहादत और सियासत का हिस्सा था। एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर के पूरे देश में सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। आतंकवादियों के साथ थोड़ी ना मैच खेलते हैं। भारत एशिया कप क्यों खेल रहा है, ये मेरी समझ से तो बाहर। We should play with Pakistan, I say no. और इस आक्रोश का मुख्य कारण था पड़ोसी मुल्क की वही कायराना हरकत और पीठ पीछे वार करने की आदत। सिर्फ कुछ महीने पहले 22 अप्रैल को सरहद के उस पार से आए आतंकियों ने पहलगाम की घाटी को निर्दोष हिंदुओं के खून से लाल कर दिया था। किसी को धर्म पूछकर मारा गया और किसी को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। पल भर में किसी की मांग सुनी हो गई, किसी का सुहाग जल उठा तो किसी की गोद उजड़ गई। कहीं माँ ने अपने बेटे को खोया, कहीं बहन ने अपने भाई को, तो कहीं बच्चे के सर से उसके पिता का साया उठ गया। लिहाजा यह मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि प्रतिशोध की आग में धधक रहा हुआ मैदान था, जहां नम आंखों और अंगार जैसी निगाहों के साथ टीम इंडिया ने इस युद्ध का शंखनाद किया था। अग्निकुंड की तरह दहक रहे इस मैदान में मैच की शुरुआत सिक्के से हुई और जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरा, पड़ोसी मुल्क का यह कप्तान मुस्कुरा उठा। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और प्रतिशोध की आग में जल रहे भारतीय गेंदबाजों ने हर गेंद को अग्निबाण की तरह इस्तेमाल किया और पूरे पाकिस्तान के विकेट पाकिस्तान के अहंकार की तरह बिखर गए और देखते ही देखते पूरा पाकिस्तान महज 127 रनों पर सिमट गया। और 128 रनों के इस लक्ष्य को भेदने के लिए भारत की तरफ से युवराज कृति अभिषेक और शुभमन गिल ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया। पाकिस्तान की तरफ से पहले ओवर के लिए गेंद उनके स्विंग के सुल्तान शाहीन शाह आफरीदी के हाथों में थी। एक ऐसा गेंदबाज जिसे संपूर्ण पाकिस्तान सुल्तान के नाम से संबोधित करता था, और इस पाकिस्तानी सुल्तान के सामने खड़े थे भारत के युवा अभिषेक। आंखों में क्रोध और चेहरे पर तिरंगे जैसा आत्मविश्वास। शाहीन ने दौड़ लगाई और जैसे ही गेंद शाहीन के हाथों से छूटी, अभिषेक ने प्रहार किया और गेंद हवा को चीरती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में उड़ी और बिना एक पल ठहरे 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। पहले ही गेंद पर चौका खाकर शाहीन शाह आफरीदी का चेहरा तिलमिला उठा और आफरीदी ने अपनी दूसरी गेंद गुस्से में ऑफ स्टंप पर एक फुल लेंथ की गेंद डाली, लेकिन सामने खड़े अभिषेक ने ना कोई कदम बढ़ाया ना पीछे हटे, बस खड़े खड़े यह हाई एल्बो का शॉट खेला और गेंद एक बार फिर आसमान को चीरती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में दर्शकों के बीच जा गिरी। भारत का यह अभिषेक शाहीन शाह आफरीदी को नूर खान एयरबेस समझकर ब्रह्मोस मिसाइल की तरह टूट पड़ा था और हालात यह हो गया कि महज 2 गेंदों के अंदर ही पड़ोसी मुल्क की चीखें सुनाई देने लगी कि जनाब नूर खान एयरबेस पर भारत ने बेदर्दी से हमला करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभिषेक का यह प्रहार यही नहीं थमा। सिर्फ 6 गेंदों का फासला गुजरा और शाहीन शाह आफरीदी पारी का तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर लौटे और अभिषेक ने एक बार फिर पहली ही गेंद पर एक चौका और तीसरी गेंद पर एक गगनभेदी छक्का लगाकर पाकिस्तान के सबसे अनुभवी और खतरनाक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर दुबई के इस मैदान में बिखेर दिया। इस मैच में अभी शाहीन ने सिर्फ 9 गेंदें फेंकी थी और उसका सुल्तान वाला रुतबा अभिषेक की इस दहाड़ के सामने राख हो चुका था। और जब तक अभिषेक नाम का यह तूफान थमा, तब तक स्कोरबोर्ड कांप चुका था। सिर्फ 13 गेंदों में 31 रन बनाकर भारत के युवा अभिषेक ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को पटरी से उतार फेंका था। इसके बाद कप्तान सूर्या ने 47 रनों की एक ठोस पारी खेली और साथ ही तिलक वर्मा ने 31 रन जोड़ दिए और 25 गेंदें शेष रहते ही भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। दुबई का यह मैदान भारतीय तिरंगे के रंगों से रंग उठा और मैदान से लेकर स्टैंड तक हर पाकिस्तानी का चेहरा झुक गया और इस जीत के क्षण में कप्तान सूर्या और शिवम दुबे ने इन विरोधियों से बिना हाथ मिलाए सीधे डगआउट की तरफ लौट गए और टीम इंडिया का यह कदम किसी तिरस्कार से नहीं बल्कि एक गहरे और संवेदनशील संदेश से भरा था कि जिनके हाथ माँ बहनों के सिंदूर से रंगे हैं, उन हाथों से हम हाथ नहीं मिलाया करते हैं।
21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। शुरू करो ना इनको मारना कि आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इनके राफेल गिराए हैं, उसके बाद एशिया कप बैन होता है, बैन हो जाए, बाहर में जाए एशिया कप। अब क्या देखने को रह गया यार? हाथ नहीं मिलाए जा रहे, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। इस पराजय के बाद संपूर्ण पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अभिषेक का नाम गूंज रहा था। पाकिस्तान के दिलों में अब अभिषेक का भय उतना ही गहरा बैठ चुका था जितना कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते ही पड़ोसी मुल्क का दिल थरथरा उठता है। एक शर्मा गया और दूसरा शर्मा आ गया, उसका नाम है अभिषेक शर्मा। बैक लिफ्ट चेक करो यार, बल्ला जब वो मतलब छक्का मारता, बल्ला देखो पीछे पूरी कमर तक जाता है उसका, तो उसकी बैक लिफ्ट देखो कितनी जबरदस्त है। अभिषेक शर्मा अभी तक डोमिनेट कर रहा है। अभिषेक शर्मा यार, मतलब कि क्या कमाल का लड़का है यार। मैं हैरान होता हूँ, हमारे पास भी यंगस्टर्स हैं, दुनिया के पास भी यंगस्टर्स हैं, बट ये जो इंडिया के पास यंगस्टर्स है ना, इनका कोई कमाल का ही लेवल है यार। So this boy is something special, he's got bright future ahead. अभिषेक शर्मा। इस हार के बाद संपूर्ण पाकिस्तान बदले की आग में जल रहा था और 6 दिन बाद यानी 21 सितंबर 2025 को इस एशिया कप के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे। ग्रुप स्टेज में भारत के हाथों पराजित होने के बाद सुपर 4 के इस मैच के लिए सिक्का हवा में उछाला जाता है। अपनी गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा यह मुल्क सिक्का हार जाता है। पड़ोसी मुल्क को यह उम्मीद थी कि सिक्का जीतकर वे अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करके अपनी भुखमरी पर कुछ नियंत्रण करेंगे, लेकिन किस्मत ने उनसे यह सिक्का भी छीन लिया। और आज भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्या ने टॉस जीतने के बाद पड़ोसी मुल्क के कप्तान हागा से हाथ नहीं मिलाया। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से हमामजादा फरहान। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और फखर जमान ने पाकिस्तान की पारी का प्रारंभ किया और तीसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, जिनकी कलाई पर बंधी थी रिचार्ड मिल RM2704 की वह लिमिटेड एडिशन घड़ी, जिसकी कीमत बाजार में 20 करोड़ बताई जाती है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर यह हल्ला था कि पड़ोसी मुल्क की नजरें हार्दिक की उस करोड़ों की घड़ी पर ऐसे टिकी थी जैसे किसी भूखे की नजर थाली पर होती है। और हार्दिक ने जैसे ही अपने ओवर की यह गेंद फेंकी, फखर जमान की नजर गेंद से हटकर हार्दिक की उस लिमिटेड एडिशन घड़ी पर जाकर ठहर गई और फखर जमान गेंद को टाइम करना भूल गया और संजू ने एक आसान सा कैच लेकर पड़ोसी मुल्क की इस प्रारंभिक जोड़ी को तोड़ दिया। और फखर जमान के जाने के बाद हमामजादा फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर खड़ा था शून्य अय्यूब, और हमामजादा फरहान और शून्य अय्यूब ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को संभाल लिया। 9 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और पाकिस्तान सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना चुका था और स्कोरबोर्ड को देखकर अब पाकिस्तानी भारत को पराजित करने का ख्वाब एक बार फिर से पाल बैठे थे। कहां गया बुमराह? कब लेगा विकेट? और 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल पर जब हमामजादा फरहान ने यह छक्का जड़ा तो न सिर्फ स्कोरबोर्ड हिला बल्कि मैदान का माहौल पूरी तरह से जल उठा। इस छक्के के साथ फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर शुरू हुआ वह बेहुदा तमाशा जिसने संपूर्ण भारत के दिलों में आग लगा दी। फरहान ने अपने बल्ले को बंदूक बनाकर टीम इंडिया के डगआउट की तरफ फायर करने का यह बेहद बेहूदगी भरा जश्न मनाया और इस हमामजादा के इस सेलिब्रेशन ने जैसे खुद बयां कर दिया कि उनका राष्ट्रीय खेल तो बस बम और बंदूक ही है, बाकी क्रिकेट तो वे बस टाइम पास के लिए कभी कभी खेल लिया करते हैं। वो तो शुक्र था कि उस दिन मैदान पर हमारा किंग विराट मौजूद नहीं था, वरना जिस बंदूक से यह हमामजादा भारतीय डगआउट की तरफ फायर कर रहा था, किंग विराट उसी बंदूक की बत्ती बनाकर इसके पृष्ठभाग में घुसेड़ देता और जिसका जख्म इतना गहरा होता कि इस हमामजादा की आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां लूजी लंगड़ी पैदा होती। काश इस बंदूक सेलिब्रेशन वाले हमामजादा को इसके पूर्वजों ने बताया होता कि जब हमने बंदूक उठाई थी तो हमने तुम्हारी 93,000 वर्दियां और पैंटें उतरवा कर लाहौर में सुबह का नाश्ता किया था और पूरे लाहौर को तिरंगे के रंग से रंग दिया था। खैर, इस बेहुदा सेलिब्रेशन के बाद संपूर्ण भारत क्रोध की ज्वाला में धधक उठा था। अब संपूर्ण भारत पाकिस्तान की पारी के अंत का और अपने युवा अभिषेक के मैदान में उतरने का बेहद बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था।
खैर अपने 20 ओवर पूरे खेलकर पाकिस्तान ने अपने 5 विकेट के नुकसान पर कुल 171 रन बनाकर भारत को 172 रनों का लक्ष्य दे दिया। और 172 रनों का यह लक्ष्य देने के बाद पाकिस्तानियों को लगा कि आज वे अपने रऊफ और शाहीन के दम पर भारत को पराजित कर लेंगे। 172 ये स्कोर जो है इंडिया के हम ऐसे गले में लाएंगे, ऐसे गले में लाएंगे कि इंडिया सोचता रहेगा कि ये पाकिस्तान ने हमारे साथ किया क्या है। ये स्कोर हमने ऐसा दे दिया ना बेटा सेकंड टाइम के लिए कि तुम्हारा बाप भी ये चीज नहीं कर सकता। और हमारे बॉलर जो है आज तैयार है, आज ज्यादा स्पिनर लगाएंगे नहीं भाई, रऊफ है, शाहीन है, ये बराबर कर देंगे इंडियन बैट्समैन को, सबको बराबर करेंगे। आ जाओ एक मिनट भाई, 172 का टारगेट दे दिया है। पहले अभिषेक बहुत चौड़ा हुआ था कि शाहीन को छक्का मार दिया, शाहीन को चौका मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि टारगेट कम था, हमारे बॉलर प्रेशर में थे। अभिषेक तेरे में दम है, तेरी 7 पुश्तों में दम है, तो तू अब शाहीन को खेल के दिखा ना। तेरे को अगर पहले ओवर में आउट करा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सिर्फ शाहीन नहीं, रऊफ भी है। तुम लोग 150 का याद रखना, तुम लोग नहीं जीत सकते ये मैच। संपूर्ण भारत की निगाहें अब अपने युवा अभिषेक पर टिकी थी। स्वागत तो करो हमारा। और आज जब अभिषेक मैदान पर आए तो मैदान में लोटा लेकर बैठने वाले इस मुल्क की रूह कांप उठी, क्योंकि आज अभिषेक बल्ले की जगह बिना छिला हुआ बांस लेकर मैदान में उतरे थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अभिषेक ने पहली ही गेंद पर पाकिस्तानी स्विंग के सुल्तान शाहीन शाह आफरीदी को फाइन लेग के ऊपर से उड़ाया और गेंद 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच जा गिरी। अभिषेक ने पहली ही गेंद पर यह 6 लगाकर बता दिया कि बेटा तुम लोगों का बंदूक वाला सेलिब्रेशन तो अब हो चुका है और अब तुम लोग बिना छिले हुए इस बांस की ताकत को देखो और महसूस करो कि कितना दर्द होता है। वैसे भी भारत की यह परंपरा रही है कि हम जब किसी की चिता को सजाते हैं तो अर्थियों के लिए बांस का ही प्रयोग किया जाता है। खैर 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत बिना कोई विकेट खोए सिर्फ 24 गेंदों में 43 रन बना चुका था। अब 5वां ओवर लेकर पाकिस्तानी रफ्तार का सौदागर रऊफ भारत के सामने खड़ा हो चुका था और रऊफ की पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर गिल ने स्ट्राइक अभिषेक को दे दी। लेकिन इसी बीच हरीश रऊफ ने शुभमन गिल के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जो मैदान की मर्यादा को तोड़ गए। शुभमन गिल शांति के साथ रऊफ को जवाब दे ही रहे थे कि तब तक अभिषेक युवराज सिंह वाले अंदाज में रऊफ की तरफ आगे बढ़े और रऊफ की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ओए डीके बॉस निकल यहाँ से, ग्रोसरी वाले वापस जाके गेंद फेंक। बाप के सामने चाचा से जुबान नहीं लड़ाया करते हैं। पूरा मैदान खामोश था। रऊफ कुछ पल के लिए सहमा सा अभिषेक को देखता रहा और अभिषेक भौरे चल निकल यहाँ से कहते हुए अपनी स्ट्राइक पर जाकर खड़े हो गए। और इसके बाद अगली ही गेंद पर अभिषेक ने रऊफ के ऊपर प्रहार किया और गेंद दंदनाते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। इस विवाद के बाद पड़ोसी मुल्क ने अभिषेक का वह तांडव देखा जिस तांडव ने पड़ोसी मुल्क की शाम सन्नाटे में तब्दील कर दी। अभिषेक ने इस मैच में सिर्फ 39 गेंदों में 74 रनों की एक बेहद आक्रामक पारी खेली जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और अभिषेक के बिना छिले हुए इस बांस के प्रहार से सोशल मीडिया पर बकैती कर रहे बकैतों की गांव ऐसी तहस नहस हुई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाना छोड़कर पंचर साटने की दुकान खोलना उचित समझा। और जब अभिषेक 13वें ओवर में 123 रन के टोटल स्कोर पर आउट हुए तब तक टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी हो चुकी थी। अब भारत को जीत के लिए 46 गेंदों में सिर्फ 48 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी खेल के इस मैदान पर जहां गेंद का जवाब बल्ले से दिया जा रहा था वहां डीके बॉस भौरे हरीश रऊफ ने अपनी कायरता का एक और परिचय दिया। भौरे रऊफ ने अपनी 6 उंगलियों को हवा में उठाया, फिर अपनी हथेली को विमान का आकार दिया और उसी विमान को हवा में उड़ाकर जमीन से टकराकर गिरा दिया। संपूर्ण भारत को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि यह कोई जश्न नहीं था बल्कि एक कटाक्ष था ऑपरेशन सिंदूर पर। वो ऑपरेशन जिसमें भारत ने नूर खान एयरबेस से लेकर इनकी नानी का घर तक याद दिलवा दिया था। भौरे रऊफ के इस इशारे का मतलब साफ था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 प्लेन मार गिराए थे जो कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स, उनकी सरकार और उनकी सोशल मीडिया का एक सर्वमान्य झूठ था, क्योंकि वो प्लेन तो सिर्फ पाकिस्तानियों के कल्पना के आसमान में ही उड़ रहे थे और हकीकत में तो सिर्फ पाकिस्तानियों का भ्रम ही क्रैश हुआ था। खैर कुछ ही देर बाद यह मैच भारत ने बड़ी आसानी से 6 विकेट के साथ जीत लिया था। इसीलिए मैदान पर खड़ा यह भौरा हरीश रऊफ
इस मैच में बचने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी यह हरकत टीम इंडिया के साथ साथ संपूर्ण भारत के जेहन में ज्वालामुखी बनकर जल उठी थी। प्रतिशोध की यह अग्नि इस मैदान पर आज अधूरी रह गई थी, लेकिन इस कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी था। खैर 24 सितंबर 2025 को सुपर 4 में भारत ने क्रिकेट की दुनिया में नागिन डांस के कोरियोग्राफर बांग्लादेश को पराजित करके इस एशिया कप के फाइनल में अपनी दस्तक दे दी। और इस मैच में भी हमारे युवा योद्धा अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 37 गेंदों में 75 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर बांग्लादेशी नागों को अपने इशारों पर नचाकर उनके फनों को कुचल दिया था। भारत का यह अभिषेक न तो पाकिस्तान को मारने से बाज आ रहा था और न ही बांग्लादेश को। अभिषेक का एक ही फरमान था, जो भी सामने आएगा वह कुचला जाएगा। अभिषेक शर्मा ऐसी गोलियां खा के आता है, जो गोलियां खा के वो अगले को हराता है, वो वाली गोलियां खा के आता है। और उसने ना ये गोलियां मुझे लगता है एशिया कप में आने से पहले परचेज करके रखी हुई थी कि जिसके खिलाफ भी मैदान में उतरना ये 2 गोलियां खा लेनी है और उसको अच्छी खासी धुलाई करनी है। और यही वो उसने बांग्लादेश की यही उसने ओमान की यही उसने पाकिस्तान की खैर इस जीत के साथ भारत फाइनल के कुरुक्षेत्र में पहुंच चुका था और इस मैच के ठीक एक दिन बाद यानी 25 सितंबर 2025 को बांग्लादेश और पाकिस्तान सुपर 4 में एक दूसरे के आमने सामने थी। और दोनों ही टीमों ने इस मैच को जीतने की नहीं बल्कि हारने की भरपूर जी भर के कोशिश की और आखिरकार बांग्लादेश हारने में सफल हुआ। और इस हार के बाद बांग्लादेश ने मुस्कुराते हुए पाकिस्तान से कहा कि जाओ अपने बाप से खुद ही खुदो। समझ रहे हो ना। खैर बांग्लादेश को पराजित करके पाकिस्तान भी फाइनल में भारत के सामने दस्तक दे चुका था। और एशिया कप का यह फाइनल अब सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि 41 साल के एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार था जब बाप और बेटा 2 चिर प्रतिद्वंदी के रूप में सीधे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके थे। 28 सितंबर 2025 को दुबई के इस मैदान पर यह फाइनल मुकाबला खेला जाना था, लेकिन इस फाइनल से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके समर्थकों पर न जाने कौन सा नशा हावी हुआ था कि उनकी जुबानें मर्यादा की सरहदों को लांघने लगी थी। और सिर्फ 7 दिन के अंदर भारत से 2 बार पराजित होने के बावजूद पाकिस्तानी खुलेआम भारत को पराजित करने की धमकी देने लगे थे। इंडिया वालों देखना आज पूरी रात तुम लोगों को नींद नहीं आने वाली, पूरी रात। इंडिया वालों इंशाल्लाह तुम लोगों से बदला लेंगे, सूद समेत लेंगे और वो तुम लोगों को सारी जिंदगी वो चोट नहीं भूलेगी, उम्र भर याद रहेगी। हमने 2 हार बर्दाश्त कर ली, तुम लोगों से वो 1 हार बर्दाश्त नहीं होने वाली। 28 को अल्लाह के फजलो करम से हम इंडिया को हरा के एशियन चैंपियन बनेंगे। भाई पहलेंगे कोई मसला नहीं है, ये किसी आश्रय में ना रहे कि आज ये जीत जाएंगे। बता देंगे इसकी इंडिया की। भाई बच्चे हो बड़े हो कर आओ इंडिया शाबाश। आप मेरी जान 28 को आना खुशबू लगा के हम आपको रहेंगे नजवार खा के। हमें आपने 2 मैच हराए, हम वो तो भूल जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा नया पैदा होने वाला मरने वाला कोई भी नहीं भूल पाएगा वो जो फाइनल हम हराएंगे इंडिया को ऑन संडे 20th। See you on Sunday, इंशाल्लाह। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह एक ही शोर था कि इस बार एशिया कप का यह ताज हमारा होगा। 28 सितंबर को यह फाइनल खेला जाना था और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आकर चिल्ला रहे थे, हागा जी हमें 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। जहां हागा 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 सुनकर संपूर्ण भारत को बदबू सी आ रही थी और पड़ोसी मुल्क सोशल मीडिया पर भारत को पराजित करने का दम्भ तो भर रहा था, लेकिन युवराज के अभिषेक का खौफ उनके जेहन से निकल नहीं रहा था। और फाइनल से एक रात पहले पूरा पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम जागता रहा और उनकी टीवी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ भारत के इस युवा अभिषेक की बल्लेबाजी का रिप्ले देखा जाता रहा। अभिषेक का हर शॉट, हर प्रहार, हर चौका और छक्का पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम के जेहन में गूंज रहा था। उस रात पड़ोसी मुल्क ने रात भर जागकर भारत के इस अभिषेक के खिलाफ सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा संविधान तैयार किया। खैर 28 सितंबर 2025 को इस महासंग्राम के लिए सिक्का उछाला जाता है और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर हागा को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। हमामजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने एक बार फिर पाकिस्तान की पारी का प्रारंभ किया और पावर प्ले खत्म होने तक इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड पर 45 रन खड़े कर दिए। सभी भारतीय गेंदबाजों की गेंदें पाकिस्तान के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों पर आज बेअसर साबित हो
रही थी। 9वें ओवर में कुलदीप की चौथी गेंद पर बंदूकबाज हमामजादा फरहान ने यह 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस अर्धशतक लगाने की खुशी में पड़ोसी मुल्क ने इसको हिलाले पाकिस्तान के सम्मान से नवाजते हुए भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। हम आज जीतने के लिए आए, हमें एशिया कप का फाइनल सिर्फ इंडिया को आना है, ट्रॉफी इंडिया को दे देंगे, भीख ले जाओ तुम, लेकिन हमें फाइनल इंडिया से जीतना है। 7 ओवर में 57 स्कोर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी विकेट नहीं गिरी है। और भाई क्या हो गया? 9.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट खोए 84 रन इकट्ठा कर लिए थे। स्टेडियम से लेकर टीवी के सामने बैठी हर भारतीय आंखों में अब बेचैनी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क अपने इन दोनों बल्लेबाजों के इस पराक्रम को देखकर जस्सी, वरुण और कुलदीप सबको खुलेआम चुनौती देने लगे थे। कहां गया बुमराह? कब लेगा विकेट? पाकिस्तानियों को लग रहा था कि आज का दिन उनका है। आज वे भारत के सामने 200 से ऊपर का पहाड़ खड़ा करेंगे और उस पहाड़ के नीचे भारत की उम्मीदों को दफना देंगे। डगआउट में बैठे पड़ोसी मुल्क के खिलाड़ी और स्टैंड में बैठे उनके समर्थक हर चौके और छक्के पर ऐसे उछल रहे थे जैसे उन्होंने अपने भ्रष्टाचार, भुखमरी और गरीबी को मिटा दिया हो, जैसे उन्होंने हमारे ब्रह्मोस के समकक्ष किसी मिसाइल का निर्माण कर लिया हो, जैसे उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया हो, जैसे उन्होंने भारत से कश्मीर छीन लिया हो। लेकिन अपने झंडे पर चांद रखकर जो पाकिस्तानी आज इतना गुमान कर रहे थे, वे भूल चुके थे कि भारत उसी चांद पर विचरण करके पूरी दुनिया में अपनी विजय का इतिहास लिखता है। खैर, बिना विकेट खोए 84 रन बना चुके भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पताका लेकर दौड़ रहे हमामजादा फरहान के रास्ते में वरुण चक्रवर्ती अब अपना चक्र लेकर खड़ा हो चुके थे और वरुण ने अपनी चौथी गेंद के साथ अपने चक्र का प्रयोग किया और फरहान का वध करके भारत को पहली सफलता दिलवा दी। और फरहान का वध होते ही पड़ोसी मुल्क में सन्नाटा छा गया। जिस बल्ले से अभी तक पाकिस्तान का पताका लहरा रहा था, वही बल्ला अब निस्तब्ध और निःशब्द होकर जमीन पर धूल फांक रहा था। और इसके बाद टीम इंडिया के कुल के दीपक कुलदीप ने पाकिस्तानियों की उम्मीदों का एक एक दीपक एक एक करके बुझा दिया। 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और अपने शीघ्र पतन की बीमारी से जूझ रहा पाकिस्तान सिर्फ 134 रन के टोटल स्कोर पर अपने 8 विकेट खो चुका था। कुलदीप ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 30 रन खर्च करके पाकिस्तान के मध्य क्रम के 4 विकेट ऐसे उखाड़े थे मानो किसी ने सिर्फ एक झटके में पड़ोसी मुल्क के उम्मीदों की पूरी नींव को हिला दिया था। कुलदीप के इस स्पेल ने न सिर्फ पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ी थी, बल्कि उनके शीघ्र पतन की बीमारी को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की इस पारी का सबसे ज्वलंत पल तब आया जब 18वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़ा था पाकिस्तानी एयरफोर्स का स्वघोषित स्क्वाड्रन लीडर हरीश रऊफ। वही रऊफ जो पिछले मैच में मैदान पर प्लेन उड़ा रहा था और सोशल मीडिया पर अपनी आर्म्ड फोर्स की फर्जी शौर्य गाथाएं गा रहा था और सामने गेंद लेकर खड़े थे क्रिकेट की दुनिया में भारत के ब्रह्मोस लांचर जसप्रीत बुमराह। और अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर जस्सी ने अपना ब्रह्मोस दागा और हरीश रऊफ नूर खान एयरबेस की तरह धूल और धुएं में तब्दील हो गया। और फिर जसप्रीत ने भी अपनी 5 उंगलियां खोली, उन्हें प्लेन बनाकर उड़ाया और मुस्कुराते हुए रऊफ की आंखों में देखा और जस्सी की आंखें जैसे कह रही थी कि बेटा, हमारे ब्रह्मोस ने दुश्मनों के एयरबेस को बिल्कुल इसी तरह से तबाह किया था। खैर, जो पाकिस्तान 13 ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 2 विकेट खोकर 113 रन बनाकर 200 के पार जाने का ख्वाब देख रहा था, वही पाकिस्तान अपने शीघ्र पतन की बीमारी से परेशान होकर 146 रनों के टोटल स्कोर पर सिमटकर हकीम एम जुबैर के पास अपने शीघ्र पतन का इलाज करवाने के लिए जा खड़ा हुआ। अब भारत को यह फाइनल का महासंग्राम जीतने के लिए 120 गेंदों में 147 रनों की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही भारत ने इस 147 रनों के लक्ष्य का पीछा किया, वैसे ही किस्मत ने अपनी चाल पलट दी और देखते ही देखते भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पहले अभिषेक
फिर सूर्या और उसके बाद शुभमन, एक एक करके भारत की यह त्रिमूर्ति पवेलियन वापस लौट गई और स्कोर बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा था उसे देखकर संपूर्ण भारत की सांसें जैसे अटक सी गई थी। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत सिर्फ 20 रन के टोटल स्कोर पर अपने टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों को खो चुका था और अभिषेक का विकेट जब गिरा था तब पाकिस्तानियों के शोर से तो जैसे दुबई का यह आसमान ही फट पड़ा था। सिर्फ 20 रन के टोटल स्कोर पर 3 विकेट गिरने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए दुबई का यह मैदान अचानक किसी शमशान में तब्दील हो चुका था। एक तरफ संपूर्ण भारत में नवरात्रि का उत्सव चल रहा था। लोग अपनी पूजा, अपनी आस्था, अपना सुख दुख सब कुछ माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर रहे थे और ठीक उसी वक्त दुबई के इस मैदान में भारत अपने दुश्मनों के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुका था। संपूर्ण भारत की सांसें अटकी हुई थी। कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियों में डगआउट के एक कोने में बैठे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने नवरात्रि के इस पवन उत्सव पर माँ दुर्गा का आह्वान किया और शत्रुओं के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन तिलक। अब मैदान पर संपूर्ण भारत की उम्मीदों का भार तिलक और संजू के कंधों पर था और तिलक वर्मा ने अगला ओवर लेकर आए अशरफ की तीसरी गेंद पर बैक फुट पर जाकर पंच किया और गेंद एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई और चौथी गेंद को भी तिलक ने पुल किया और गेंद 6 रनों के लिए स्टैंड में जा गिरी। बैक टू बैक इस 2 बड़े प्रहार के बाद अब भारत का ऑपरेशन तिलक सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था और तिलक और संजू के आने के बाद भारत ने पिछले 6 ओवरों में कोई विकेट तो नहीं खोया था, लेकिन 10 ओवर की समाप्ति के बाद भी भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 58 रन टिमटिमा रहे थे। अब भारत को सिर्फ 60 गेंदों में 90 रनों की जरूरत थी और स्टैंड में बैठे पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि तिलक तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि यह तुम्हारा मुंबई नहीं दुबई है। और पड़ोसी मुल्क की यह आवाजें मैदान की नीरवता को चीरते हुए तिलक के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन इन आवाजों के बावजूद तिलक की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी थी क्योंकि तिलक को पता था कि जब सवाल भारत की अस्मिता पर उठे तो जवाब शब्दों से नहीं बल्कि पराक्रम से दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा था वह दबाव संजू सैमसन पर भी महसूस होने लगा था और इसी दबाव को हल्का करने की कोशिश में संजू ने 13वें ओवर में अबरार की दूसरी गेंद पर एक बड़ा प्रहार किया, पर दुर्भाग्य गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे हमामजादा फरहान के हाथों में जा गिरी और संजू का विकेट लेने के बाद मियां खलीफा के इस छोटे भाई ने अपने चिर परिचित अंदाज में संजू को मैदान से बाहर जाने का इशारा करके बता दिया कि रेड लाइट एरिया में उसका धंधा अच्छा चलता है। अब भारत को सिर्फ 42 गेंदों में 69 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 10 के पास पहुंच चुका था। पूरा भारत अपनी सांसें थाम कर बैठा था। कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियों में तिलक का साथ देने के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा लेकर शिवम दुबे मैदान में खड़े हो चुके थे। पाकिस्तानियों को अब इस मैच में अपनी जीत बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रही थी। उनका शोर अब भारत की शांति में विघ्न डाल रहा था, लेकिन नवरात्रि के इस महा उत्सव में लॉन्च हुए ऑपरेशन तिलक की आंखें साफ साफ कह रही थी कि हम वो पत्ते हैं जो तूफानों में भी गिरा नहीं करते हैं। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें। और फिर इसके बाद 15वां ओवर लेकर मैदान में आए पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्वघोषित स्क्वाड्रन लीडर हरीश रऊफ, वही हरीश जो पिछले मैच में प्लेन उड़ाकर उस प्लेन को क्रैश करने की नौटंकी कर रहा था। और रऊफ की पहली ही गेंद पर शिवम का यह प्रहार और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरी गेंद पर तिलक का यह प्रहार और गेंद एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस ओवर की आखिरी गेंद को भी तिलक ने 6 रनों के लिए स्टैंड में भेजकर रऊफ के इस ओवर से तिलक और शिवम ने मिलकर कुल 17 रन लूट लिए। तिलक और शिवम के इस प्रहार से अब भारत इस मैच में वापसी कर चुका था। अब भारत को 30 गेंदों में 47 रनों की जरूरत थी। हालांकि अगले ओवर में शाहीन ने सिर्फ 6 रन खर्च करके एक बार फिर पाकिस्तान का पलड़ा भारी कर दिया था, लेकिन 18वां ओवर लेकर आए हरीश रऊफ को शिवम दुबे ने इस छक्के के साथ कुल 13 रन
लूटकर इस मैच को एक बार फिर कांटे पर लाकर खड़ा कर दिया था। तिलक और शिवम हरीश रऊफ की धज्जियां तो ऐसे उड़ा रहे थे जैसे वह किसी गली का गेंदबाज हो। हालांकि 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अशरफ ने शिवम का विकेट लेकर भारत की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ा दी। लेकिन जाने से पहले शिवम ने सिर्फ 22 गेंदों में 33 रनों की एक बेहद उपयोगी पारी खेलकर इस ऑपरेशन तिलक को विजय की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब भारत को आखिरी 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी और कुदरत का करिश्मा देखिए कि गेंद एक बार फिर हरीश रऊफ के हाथों में थी। पूरा भारत इस सिचुएशन में अपने किंग विराट को याद कर रहा था, लेकिन मिर्जापुर की गलियों में गूंजता यह वाक्य, गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा, आज के इस क्लाइमेक्स के लिए बिल्कुल सटीक था, क्योंकि आज संपूर्ण भारत तिलक में अपने विराट को ही देख रहा था। खैर, तिलक ने हरीश रऊफ की पहली गेंद पर यह 2 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी और हरीश रऊफ की दूसरी गेंद को तिलक ने मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया और गेंद पाकिस्तान के सपनों को चीरती हुई 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच जा गिरी। तिलक के इस छक्के के साथ भारत एशिया का सम्राट बन चुका था। मैदान में तिलक के बल्ले से उठी यह आवाज दुबई के आसमान तक गूंज रही थी और इस गूंज के साथ पाकिस्तानियों का मातम प्रारंभ हो चुका था। हरीश रऊफ, जो खुद को स्क्वाड्रन लीडर समझ रहा था, वह अब इस दुबई की रेत पर धूल फांकता हुआ नजर आ रहा था। मैच के बीच में जो पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे, तिलक तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि यह मुंबई नहीं दुबई है, उसी तिलक ने यह बता दिया था कि बेटा मुंबई हो या दुबई, भारत झुकना नहीं जानता है। वो तो शुक्र मनाओ कि हम पाकिस्तान नहीं जाते हैं, वरना लाहौर और कराची में भी तुमको ठोक कर तुम्हारे गांव को फाड़ देते। संपूर्ण भारत में नवरात्रि का पवित्र उत्सव चल रहा था और नवरात्रि के इस पवित्र उत्सव में असुर वध होना तो तय ही था। पड़ोसी मुल्क वाले शर्मा जी की तैयारी करके आए थे और वर्मा जी ने ठोक कर उनके गांव को ढीला कर दिया था। पाकिस्तानी भूल चुके थे कि यह भारत की भूमि है, जहां हर युद्ध का प्रारंभ अभिषेक से होता है और उस युद्ध का अंत तिलक के साथ संपन्न होता है। भारत यह फाइनल जीत चुका था, लेकिन भारत की ट्रॉफी गायब थी। पूरा भारत हार्दिक पांड्या की घड़ी को बचाता रहा, लेकिन अंत में चोर भारत की ट्रॉफी को लेकर भाग गया। मैं उस चोर का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसी नकली की बात कर रहा हूँ। यह तो अच्छा था कि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, नहीं तो कुछ दिनों बाद यह चोर अपने मुल्क वालों को यह ट्रॉफी दिखाकर कहते कि 2025 के एशिया कप की ट्रॉफी तो हम जीते हैं, देखो ट्रॉफी हमारे पास है। वो तो नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट हैक करवा दिया था, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग में भारत को जीतता हुआ दिखाया गया था। खैर, ट्रॉफी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ट्रॉफी तो नहीं थी, लेकिन न होने के बावजूद भी संपूर्ण भारत ने उस ट्रॉफी को अपनी आंखों से, अपनी नजरों से देखा था, क्योंकि आर्यभट्ट के इस देश में महान गणितज्ञ, हमारी टीम इंडिया में गणित के प्रोफेसर सूर्य कुमार यादव ने बीज गणित की तरह मान लिया कि ट्रॉफी उनके हाथ में है। और सूर्या और टीम इंडिया के इस अनोखे सेलिब्रेशन में सूर्या के हाथों में उस ट्रॉफी की जगह जो दिख रहा था, वह था 140 करोड़ भारतीयों का दिल। और इस सेलिब्रेशन के कुछ ही देर बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पड़ोसी मुल्क के क्रिकेट की मौत हो गई है और पूरे मुल्क में मातम का माहौल है। ठो क्या हुआ इसको? पानी लेकर आओ। हार गए तो क्या हुआ यार, हारते ही आ रहे, अब तो आदत ही होगी, क्या ही फर्क पड़ता है ऑनेस्टली। खान अपनी जिंदगी का आखिरी मैच खेल चुका है, इसके बाद मुझे लगता है क्रिकेट पाकिस्तान की दफन होने जा रही है। उसामा भाई, लोगों से लड़ना पड़ता है यार, लोग जलील करते पाकिस्तान में यार। तुम्हें क्या पता, तुमने बाबर को भी हटा दिया, तुमने रिजवान को भी हटा दिया, अब तुमने नई टीम बनाई है यार, तुम कुछ तो परफॉर्मेंस करके दिखाओ ना यार। अगर 30-40 रन हम बना लेते ना तो हम जो है ना जीत जाते मैच। खैर कोई बात नहीं, हमने जीतना क्यों है, हमें जरूरत ही नहीं है जीतने की, क्योंकि हम अब बेगैरत कौम बन चुके हैं। आप फाइनल खेल रहे हो क्या? बहन जो चुतिया गिरी है जो 4 ओवर करवाने आरएस राव से। हमें इतना गुस्सा है इनके ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकते। जो उनसे जहाज उड़ाते हैं ना, ये पिछवाड़े में ले लो यार। आगा जी इस्तीफा चाहिए, अब इस्तीफा। हमारे को कौन सी खुशी है यार, हमारे पाकिस्तान में, मुल्क में क्या है, एक क्रिकेट है उसकी भी माँ चोद के रख दी इन लोगों ने यार, उसका भी जनाजा निकाल दिया, चूतियों को टीम में लेके घूम रहे हो। क्रिकेट जो है ना ये तो काफिरों का खेल है, अब हम इनको दिखाएंगे, हम जिहाद करेंगे। अगर पाकिस्तान हमारा हारा, क्रिकेट नहीं भी जीते तो हम जंग करेंगे। क्रिकेट से बाइकआउट हो गया भाई, आज से क्रिकेट नहीं देखेंगे और ना ही खेलेंगे। आज से हम इंडिया वालों सुन लो, आज से हम जिहाद करेंगे।